लेस टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं रागिब। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कर्नाट प्लेस में। देश में सियासी माहौल है और इस वक्त नेताओं के जो बोल हैं, गर्मी तेज़ बढ़ती जा रही है और जो बोल वचन उनके हैं उससे और गर्माहट तेज़ हो रही है। तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ देख सकते हैं 3 लोग हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति पे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश में माहौल है और देश की जनता क्या चाहती है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के दिल कर्नाट प्लेस में हम खड़े हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहित शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे? देश में अभी इलेक्शन चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो पर्व है, सबसे बड़ा पर्व हम इसको माने। कैसे आप देखते हैं इसको? पब्लिक किस तरह से इस इलेक्शन में वोट दे? देखिए, जो इस समय जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो आप एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी को हटाकर, उसके 65-60 साल के कार्यकाल को हटाकर लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना था कि कोई वो विकास का कार्य करेंगी, लोगों के लिए बेहतर कार्य करेंगी, जो हमारे देश के युवा उनके लिए बेहतर शिक्षा का प्रावधान करेगी, जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का प्रावधान करेगी, और या फिर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं तो उन भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेगी। ठीक है, पर इनमें से एक भी वादों पर जो हमारी मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी है वो खरी नहीं उतरी। तो आपको चाहे फिर वो रोजगार को लेकर हो, अभी आप इनका कुछ ही दिनों पहले मैनिफेस्टो आया है, आप एक और कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, दूसरी और बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में फ्रंट पेज पे ही एकमात्र एक अकेला आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरी ओर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसमें समस्त जनता को दिखाया गया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो झूठे जुमले वादे करती है कि सबका साथ सबका विकास, वो तो उनके मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पे ही दिखाई दे गया है। और दूसरी बात, जिस राष्ट्रवाद को लेकर ये बात करते हैं, तो राष्ट्रवाद के लेकर ही मैं इनको बता दूं कि राष्ट्रवाद को लेकर ही आपने सुना होगा कि आजकल जो विवादित बयान सामने आ रहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, तो आपने सुना ही होगा उसको लेकर किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। जो हेमंत करकरे, जो हमारे देश के जवान हैं जो शहीद हो गए हैं, उनको लेकर किस तरीके की अवैध टिप्पणी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा की जा रही है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है लोगों में सिर्फ झूठ की एक आशा पैदा करना चाहती है और कुछ नहीं। वोट के कारण तो इनका स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि क्या उसकी कोई गरिमा ही नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा में कहते हैं कि मैं दलित हूँ, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं अली तुम रख लो, बजरंग बली मैं रख लेता हूँ। तो इस तरीके की राजनीति कोई भारत को शोभा नहीं देती, क्योंकि भारतीय राजनीति हमेशा से उच्च स्तर पर की जाती है। इस चीज़ को देख के की जाती है कि मौजूदा सरकार ने कितना कार्यकाल किया है, इतना कार्यकाल में उसने किस तरीके के कार्य करें, किस तरीके की योजनाओं को लेके आए। बिल्कुल, इतना आपने क्वेश्चन किया है तो हम जवाब लेंगे। क्या इन्होंने कहा है कि लगातार 60 साल तक कांग्रेस ने यहाँ राज किया, उसके बाद कांग्रेस को बाहर किया गया, बीजेपी को इसलिए लाया गया कि देश में जो है जो उन्होंने विज़न दिखाया मोदी जी ने, जिसको एक तरह से कहें मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देखिए तो क्या वो पूरा हुआ? आपकी बात पर हंसी आती है मुझे जी, और हंसी आनी भी चाहिए, आपको भी आएगी अभी थोड़ी देर में। जी जी। मैं बिहार से हूँ, दरभंगा जिला से। यह बिहार में जो भी चुनाव आज तक हुआ है, बिजली, सड़क और पानी पे, यह इकलौता चुनाव है कि बिजली, सड़क और पानी की कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दरभंगा जिला में बरियौल मेरा गांव है। मेरी 90 वर्षीय माता, सुन लीजिए अब, मतलब इनको भी आपने, इनको 3 मिनट दिया है आपने, अब मुझे सुन लीजिए। जी, जी। मेरी 90 वर्षीय माता अकेली गांव में रहती है। उसने फोन करी थी, बाबू गांव में घर घर पानी का टोंटी लग गया, अपने आप पानी आता है, अब हैंडपंप नहीं चलाना पड़ता, मोदी को वोट देना। अब मैं अपने 90 वर्षीय माता को कैसे समझाऊं? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा शहीदों का अपमान। हेमंत करकरे शहीद थे, शहीद हैं, शहीद रहेंगे। साध्वी प्रज्ञा भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति है, उसने अपनी दर्द बयान करी है, अपने दिल का दर्द जब आदमी बयान करता है ना, आप अच्छे पति हो सकते हैं, हो सकता है अच्छे दोस्त ना हो, वो शहीद थे, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है पर्टिकुलर किसी केस में उन्होंने गलत जांच करी हो, तो इसका मतलब शहीद होने से वो जांच नहीं छुप जाता। दारा सिंह बहुत नाम था, दारा सिंह का बेटा कुछ नहीं बना। तो हम ये नहीं कह सकते कि शहीद थे इसलिए उन्होंने कोई गलती नहीं करी होगी। हो सकता है उनसे गलती हुई हो, और गलती मानना दोनों को शोभा देता है। और सुन लीजिए दूसरी बात, देखिए इन्होंने एक मिनट मैं अपना पॉइंट, यह भारत का वाहिद इकलौता चुनाव है। जामा मस्जिद से फतवा जारी नहीं हुआ है किसे वोट दो। ये मोदी की सफलता दुनिया देख रही है आंखों में,
लोग टकटकी लगाए रहते थे। जामा मस्जिद से क्या फतवा जारी हुआ? आपने सुना है जामा मस्जिद से फतवा जारी हुआ? नहीं हुआ। ये मोदी का देश है, ये लल्लू पंजू पप्पुओं का देश नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? दो लोगों से आपने सुना है बातें इन दोनों ने जो रखी है, अब आप क्या कहेंगे इन दोनों ने जिस तरह से? आपका क्या है व्यूज़ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैसर रज़ा है, मैं बिहार के किशनगंज से बिलोंग करता हूँ। मेरा कहना ये है, देखिए 70 सालों में राजनीति का स्तर जो है ना इतना गंदा नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ कि दलित भी यूज़ हुआ है, जो 2014 से ज़्यादा यूज़ हुआ। नफ़रतें पहले भी थी, माइनॉरिटी के साथ क्या होता था पहले, आज ज़्यादा बढ़ गया 2014 के बाद। मैं इसका कारण बता रहा हूँ आपको, इसका प्रूफ दे रहा हूँ। कहीं दलितों को बांध के मारा जाता है, कहीं मुसलमानों को ये क्या खा रहा है क्या पी रहा है उसके शक के बिना पर मारा जा रहा है। ये कौन सा भारत में जी रहे हैं हम लोग? अब एक बात बताऊं, मोदी जी दलितों की बात करते हैं, 2014 में भी मोदी जी दलित बने थे, उसके बाद धीरे धीरे फिर वो क्या बन जाते थे, चाय वाला भी थे। उसके बाद फिर बीच बीच में कभी कभी मोदी जी राजमिस्त्री बन जाते थे, वो भी काम नहीं हुआ। फिर अब जाके चौकीदार बन गए हैं, वो भी काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मेहुल चौक से कैसे भाग गए हज़ारों करोड़ लेके, विजय माल्या कैसे भाग गए? तो ये सब बीजेपी का जो है ना एक चेहरा है। देख रहे हैं कि मोदियों की कमी नहीं है, चाहे नीरव मोदी ले लो, कोई भी मोदी ले लो। अब एक बात कह रहा हूँ, आप एक सवाल कर रहे थे, चाचा बोल रहे थे कि पानी आ रही टूटी पे खोल दे रहा हूँ, बस एक टूटी गिना सकते हो और उसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी क्या कहते, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, क्या कहते किसानों के लिए 50% या 20% मैं ये बजट अलग से लेके आऊँगा। फिर उसके बाद क्या कहते 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी बना। और उसके बाद बताऊं, मैं सिर्फ 2014 के बाद जो नफरतें, अभी मैं 2 सेकंड पहले बोला कि नफरतें पहले भी थी, लेकिन जो सड़कों पर नंगा नाच हुआ ना 2014 के बाद दलितों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, किसी भी। और एक बात बताऊं, अभी करंट में क्या हो रहा है पता है? ये साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेके आया गया, एक आतंकवाद की आरोपी है जो मेडिकल का ग्राउंड बेल पर रिहा हुई है, उसको लेके लाके चुनाव लड़ा जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ जिस मसूद अजहर को ले आके छोड़ा गया था ना पाकिस्तान, बस चले तो उसको भी लाके यहाँ पर चुनाव लड़ा दे। ठीक है, हम जवाब लेंगे जी। क्या कहेंगे आप? दोनों के अपने पक्ष जो है सुना, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस ने क्या किया इनको नहीं पता है, और नहीं पता होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत चीज़ नहीं पता होती है। कांग्रेस सब दिन कहती थी अल्पसंख्यक पिछड़ा के लिए मैं काम करता हूं, और सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाया था। सच्चर कमेटी ने कांग्रेस के चेहरे से मुखौटा नोच के फेंक दिया कि तू सिर्फ बातें बना रहा था, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जवाब है मेरे पास। मोदी सच्चर कमेटी को लागू कर रहा है, सुनिए। नंबर 1। नंबर 2, रोजगार की बात, यह भी इनको नहीं पता होगा। वेबसाइट खोल लीजिए, पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी 50 लाख नौकरी दी है, पश्चिम बंगाल सरकार की वेबसाइट पे है। 13 लाख नौकरी दी है कर्नाटक की सरकार। मैं सिर्फ कांग्रेसी गैर बीजेपी सरकारों की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर अब नहीं मानिएगा। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना। आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं ना, मैं गिना रहा हूं। 50 लाख हमारी ममता दीदी ने दी है, किसी भी पार्टी की है, हमारी देश की है। 13 लाख कर्नाटक सरकार ने दी है। सबसे ज्यादा 25 लाख। एक मिनट और बिहार सर, वहाँ के मुद्दे नहीं, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी है। मैं बताता हूँ, पंजाब सरकार ने दी है, 2 करोड़ से ऊपर रोजगार मिला है। जी दीजिए। देखिए, जवाब दे रहा हूँ। ये ऐसे हैं कि जो भक्त होते हैं ना, बिल्कुल अंधे, बिल्कुल कपड़ा बांध लेते हैं आंखों पे पट्टी वाला, वो हिसाब है। ये लोग तो रिपोर्ट को भी झूठा ठहरा देते हैं कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है। ये मैं अपना आंकड़ा नहीं बता रहा, ये रिपोर्ट्स बताती हैं, ठीक है। अगर आप मेरे भाई को यकीन ना हो तो मेरे भाई सबकी जेब में एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में निकाल के सर्च मार के देख सकते हैं। कोई हम झूठी भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो कि मैं झूठे वादे करूँगा जनता से। जो वादे पूरे हो सके उस तरीके के वादे को करो। और आप देख लीजिए इनके मैनिफेस्टो में, अब की बार अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, नहीं इन्होंने पढ़ा भी होगा मेरे भाई ने। इनके मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार को लेकर कोई बात क्यों नहीं की गई, बेरोजगारी को लेकर बात क्यों नहीं की गई, 15 लाख को लेकर क्यों बात नहीं की गई, गंगा सफाई को लेकर क्यों बात नहीं की गई।
और आज ये राम मंदिर की बात करना इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि अब इन्हें दिख रहा है कि भैया राम मंदिर हमारे बस की है नहीं बनना, ठीक है। तो आज इन्होंने राम मंदिर की बात को कर दिया है बंद। लेकिन आज में देश में शिक्षा और बेरोज़गारी आज बहुत ही ज़्यादा अहम हो चुकी है, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और शिक्षा का स्तर भी बहुत कम हो गया है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उनको एक सुझाव दूंगा, अच्छा सुझाव है कि अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किताबें खरीद के खुद ही पढ़ लो। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो एक छोटी सी सोच है कि ना चलिए, इनका कहना है कि जो जिस तरह से लोग जो है चुनाव को एक तरफ लेके जा रहे हैं, जो मुद्दा है मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे मुद्दा पे भटका रहे हैं। मगर मैं फिर उसी क्वेश्चन को दोहराता हूं और उसी पे लेके जाता हूं, क्या मुद्दा हमारे देश में अली और बजरंग बली की है या फिर करकरे को लेकर है? जिस तरह से 26/11 में आतंकी हमले में शहीद हुए थे, उनको शराब दिया था, इस तरह का वर्ड यूज़ करना, तो शराब ही देना था तो दे देते पाकिस्तान वाले को ताकि वो शहीद हो जाते, मर जाते। मगर हम इनसे जवाब लेंगे कि क्या इस इलेक्शन में इस तरह का वर्ड यूज़ करना या विकास, स्मार्ट सिटी या कुछ ऐसे चीज़ों को लाते जो पब्लिक के लिए काम आती, ना कि हिंसा फैलने जैसा वर्ड यूज़ किया जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अली, बजरंग बली, बाबर की औलाद, इस तरह का मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मुद्दा देश के विकास, नौकरी, इस पे बात होनी चाहिए? पहले मैं इनके 15 लाख का जवाब दूंगा। 15 लाख पे या भी बाद में दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन इनको का आपने आंसर बोलने दिया दीजिए। था, इसीलिए ठीक बोल है। रहा हूँ। हाँ। अब आपको पूरे चांस है, आप इस पे जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दा धर्म आदमी का अभिन्न अंग है, कहीं ना कहीं धर्म तो आएगा। हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, वेशभूषा चाहे अनेक हैं, मगर ये धर्म अभिन्न अंग है। मगर लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, और उसमें जो पर्व है वोट का जो अधिकार है, क्या वोट को जाति के नाम पर पोलराइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा सवाल यही आपसे है, इसकी जवाब आपको देना होगा कि क्या आज का जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन है, वो वोट जो मांगी जाए बजरंग बली, अली के नाम पर या फिर बाबर की औलाद पे, इस क्वेश्चन का जो है ये शायरी जो आपने अभी पढ़ा है जी, वो आपने कभी जामा मस्जिद का इमाम जब फतवा जारी करता था कि किसको वोट दो, आपने नहीं पढ़ा होगा। जब मायावती भरी सभा में बोली कि किसको मुसलमान किसको वोट दो, तब ने आप ये फतवा नहीं पढ़ा। आपको शर्म आनी चाहिए इस शायरी को पढ़ने में। हम हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। देखिए, आप जब किसी का आंसर नहीं दे पाते हैं, इसका आंसर दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ, जब मायावती बोलेगी कि सब मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, बोलिए ना, नहीं बोली है, हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ। मायावती ने बोली है कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, और जहाँ तक ये बोल रहे थे वो गलत है, वो गलत है। तो दूसरा भी पक्ष गलत है, दूसरा पक्ष गलत है, यानी कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये देखिए दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगर मायावती ने गलत की तो ये भी गलत करेंगे। ये है, अगर कांग्रेस ने गलत की थी, पब्लिक ने उसे बाहर किया था, रास्ता दिखाया था, तभी ये बीजेपी आई थी। तो बीजेपी कब तक कांग्रेस के ऊपर अपनी ठिकरा फोड़ती रहेगी? जवाब क्यों नहीं देगी? आते हैं हम और लोग से बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, जवाब इनका क्यों नहीं बन रहा है? ये देखिए, जवाब नहीं है तब तो चाचा बार बार मंदिर और मस्जिद पर जा रहे हैं, फिर जमा मस्जिद आ रहे हैं। ठीक नहीं, आप बार बार मस्जिद को बहुत याद कर रहे हो। आप कब मस्जिद गई? चले जाओ मस्जिद में जाके बैठो, अच्छा रहेगा। अभी तो उसको क्लीन चिट नहीं मिला है, बीजेपी क्लीन चिट दिया है, वो बेल पर है। किस बेल पर है ये भी क्लियर कर दूं, वो मेडिकल ग्राउंड बेल पर है। अब ये समझिए, चाचा बोल रहे थे मैं इसका सच्चर कमेटी का, अब सच्चर कमेटी को मैं झेल रहा हूँ जिस चीज़ को, वो मेरे अकॉर्डिंग ये दिए है ना, फैसला दिए हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ किशनगंज में, मैं बिहार का किशनगंज का बात कह रहा हूँ। किशनगंज में एक यूनिवर्सिटी बन रही थी जो यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2008 में शुरू हुई थी। उसका होते होते उसका 350 एकड़ ज़मीन में वो यूनिवर्सिटी। दोबारा मैं इनको टाइम देता हूं। और अली और बजरंग बली के नाम पर जो वोट मांगा जा रहा है, मायावती मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रही है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, या पब्लिक हमें देख रही है, पब्लिक
जवाब खुद इनसे तलब करेगी। क्या इनको विकास, स्मार्ट सिटी, रोजगार, जिस चीज़ की बात को लेकर के ये पब्लिक के बीच में आए थे, आज उन्हीं मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रही है? जवाब दीजिए। उन्हीं मुद्दों पर तो बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, पहले बिहार में बिजली पानी सड़क पे चुनाव होता था, बिजली पानी और सड़क का मुद्दा ही खत्म हो गया। सब जगह सड़क बन गया, बिजली आ गई, घर घर में बिजली आ गई, पानी आ गई। और अली और बजरंगबली की मैं बता रहा हूँ, बीच में अली और बजरंगबली पे बोल रहा हूँ, यही कांग्रेस की सरकार थी। घुमाइए मत, मैं बताता हूँ, कांग्रेस की सरकार गलत की, भ्रष्टाचार की, पब्लिक ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप उस पे ठीकरा मत बोलिए। जवाब तो देने दिए साहब। यही कांग्रेस की सरकार थी। रोजा के टाइम में लुटियन दिल्ली अरबियन कंट्री बना रहता था, जिधर देखो टोपी वाले हर मंत्री जिसका कोई मतलब नहीं है रोजा से, वो भी रोजा खोल रहा है। आज देखिए लुटियन दिल्ली स्वर्ग बन गई है, स्वर्ग बन गई है लुटियन दिल्ली। अगर कोई ये होता है अंतर, अगर कोई हिंदू मुस्लिम के घर जाता है ईद या रोजा में तो क्या गलत है? अगर मुस्लिम कोई हिंदू के होली दीवार में आता है तो क्या गलत है? मैं बताता हूँ उसका जवाब सुनना जी। इस तरीके से इन्होंने बात करी, तो जिस तरीके से हमारे माता की नवरात्रि के पवित्र महीने होते हैं, उसी तरीके से रमजान का भी एक पाक महीना होता है। ठीक है, तो रमजान में जिस रोजे रखना या टोपी को लगाना कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरीके से हम माता की आराधना करते हैं, उसी तरह हमारे मुस्लिम भाई रोज़ों में अपने भगवान की, अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की आराधना करते हैं। और आराधना करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आप नहीं, सिर्फ एक तरफा होगा क्या? मतलब रोजा में हिंदू जाएगा, हम पूरा चांस देते हैं, फिर इनसे हम जवाब लेते हैं। कितना मुसलमान होली खेलता है, कितने मुसलमान दिवाली का पर्व मनाते हैं, कितने मुसलमान दुर्गा पूजा करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आपने? शर्मनाक बातें आप बोल रहे हैं। मेरा नाम है इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ। इंडियन होने के नाते मैं बताता हूँ, मैं एक यूपी के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। क्या हिंदू मुसलमान दोनों के? हाँ भाई, वही बता रहा हूँ। मेरे ज़्यादातर मित्र जो हैं वो हिंदू हैं, मैं वैसे मुस्लिम हूँ। और हम उनके साथ में होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं। ये कहते हैं कि दुर्गा पूजा, तो अगर ये मुझसे ये कहे कि पूजा करो तो मैं पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा धर्म जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और हाँ, मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, यही मैं अपने मुसलमान भाइयों के नमाज पढ़ सकता हूँ। एक चीज और, ये पूजा कर सकते हैं। एक चीज और, मैं जो है ये कहता हूँ, अगर मैं उनसे कहूँ, मैं उनसे अपने हिंदू दोस्तों से कहूँ कि आप जो है नमाज पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ सकते। बोलता हूँ, ये सैनिकों को, इनके एक मंत्री ने सैनिकों के लिए एक बात कही थी, हम इन्हें नौकरी देते हैं मरने के लिए। इन्हें जो सैनिकों को ये नौकरी दी जाती है मरने के लिए। इसी तरीके से ये बीजेपी वालों को तो काम है, ये सैनिकों को मरने के लिए नौकरी देते हैं। ये कहते हैं हम सैनिकों को नौकरी। लास्ट क्वेश्चन मैं इनसे कहूँगा, क्या ये देश में इलेक्शन होगा तो क्या राम मंदिर, अली, बजरंगबली, मुसलमानों का वोट हमें दे दो? क्या नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः भी जानते हैं और ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जानते हैं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बातों में पूर्णतः विश्वास रखते हैं। और मेरे बड़े भाई ने बहुत ही गलत बात कही, मैं इस पर बिल्कुल खेद अर्पण करूंगा कि इन्होंने बात करी कि क्या कहते हैं रोजे में, रमजान में क्यों हमारे मुस्लिम भाई दुर्गा पूजा में नहीं जाते। भैया ठीक है वो उनकी, पर दिवाली पे आके वो हमें जरूर विश करते हैं और हम मीठी ईद पे जाके उन्हें भी विश करते हैं। जितने दोस्त हैं, कोई ऐसे एक दोस्त हैं जो होली दिवाली पे आपके घर नहीं आए हों? नहीं, ऐसा कोई दोस्त नहीं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी आते जाते हैं। ये हीन भावना के शिकार हैं। इन्होंने बोला कि मुझे गायत्री मंत्र भी आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी आता है। कितने मुसलमानों को गायत्री मंत्र आता है? पढ़ के सुना पे। ये हीन भावना के शिकार हैं। ये हिंदू में हीन भावना के शिकार होते ही हैं। अनेकता को लाना चाहते हैं और ये अनेकता एक तरफा नहीं होगा, अनेकता एक तरफा नहीं होगा। तो बताता हूँ, ये जो भगवा है ना, ये जो भगवा है आरएसएस है, ये चाहता है सिर्फ जो है आपस में लड़ते रहें और हम सिर्फ एक ही एजेंडा घुमाएं भगवा का, समझे? ये चाहते हैं हिंदू होना चाहिए, मुसलमान या कोई से भी धर्म नहीं होना चाहिए। इनकी नाकामियाँ ये कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ, 23 मई को बीजेपी बाहर है, इनका बिल्कुल नाम निशान मिट जाएगा। बीजेपी बाहर है इनका। 23 मई को मोदी 403 सीट आएगा, नोट कर लीजिए, 403 सीट आएगा और मोदी की सरकार फिर बनेगी और ये धर्मनिरपेक्षता एक तरफा नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूँ, सतीश जी बोल रहे थे सच्चर कमेटी के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ, आप उस समय मेरा पॉइंट नहीं लिए थे। मैं बात कर रहा हूँ किशनगंज का AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच जो बन रहा था, वो क्यों बन रहा था?
सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से 5 जगह को आइडेंटिफाई किया गया था। एक था बंगाल का मुल्लापुरम, केरला का, एक बंगाल का था, वहाँ का एक जगह था, एक बिहार का किशनगंज को लिया गया था, जो पिछड़ेपन में हर चीज़ में पिछड़ा है, शिक्षा में, रोजगार में, हर कुछ में। तो किशनगंज को आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ 350 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया गया सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के द्वारा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये किया गया था। तो वहाँ यूनिवर्सिटी खोलना है। उसके बाद 2008 में उसका इनॉग्रेशन हुआ, सब कुछ हो गया, अब उसको चालू होना है। तो उसका काम चल रही थी। फिर सोनिया जी, यूपीए सरकार का जो ये थी, चेयरपर्सन थी सोनिया जी, वो गए, वहाँ जाके वो उद्घाटन करके आए, 100 करोड़ का अलॉटमेंट किया। उसके बाद क्या किया, वहाँ पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई, MBA BEd का पढ़ाई चल रहा था। अभी चलते नहीं चल रहा है, वही बता रहा हूँ। फिर 2014 के बाद अचानक उसको फंडिंग बंद कर दिया गया, पूरी तरह से आज बंद है वो यूनिवर्सिटी। देखिए हमने जवाब सवाल सारों से लिया है, मगर लास्ट टाइम मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, नेता आएंगे सफ़ेद कुर्ता में, इलेक्शन का टाइम है, हाथ जोड़े खड़े होंगे, मगर आप अपने विवेक से काम लेंगे, क्योंकि ये नेता आएंगे चले जाएंगे, मगर आप जहां होंगे वहीं रहेंगे, आपके दोस्त जहां होंगे वहीं रहेंगे। इनके भड़काऊ भाषण से आप उनके झांसे में ना आएंगे। सोच समझकर वोट दें, अच्छा कैंडिडेट का जो है चुनाव करें, ताकि देश जो है उन कैंडिडेट की वजह से वो अच्छा काम करे और देश आगे बने। अगर ये न्यूज़ हमारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के मुद्दे आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त।